नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की भूगोल और अध्याय चौथा है अपना जलवायु और पार्ट सेकंड है इस वीडियो का। इससे पहले आपको पार्ट फर्स्ट में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए थे। आज इस चैप्टर का हम पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से आपको वीडियो को देखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, पार्ट सेकंड है आपका ये। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मानसून का आगमन और वापसी। मानसून के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि मानसून होता क्या है। अब आपको इसमें ये देखना है कि भारत में मानसून आता कैसे है और ये वापस कब तक जाता है। ठीक है, तो मानसून का समय मतलब जब मानसून भारत में प्रवेश करता है, भारत में आता है, वो है उसका टाइम जो है वो है जून से मानसून आना स्टार्ट होता है और सितंबर तक लगभग ये होता है। ठीक है, मानसून का ये जो महीना होता है या ये जो मानसून का एक आप समझ लीजिए जो एक टाइम पीरियड होता है पूरा, ये कम से कम 100 से लेके 120 दिन तक का होता है। ठीक है, मानसून भारत में कितने दिन तक रहता है? लगभग 100 से 120 दिन तक मानसून भारत में रहता है और इसके आने से सामान्य वर्षा बढ़ जाती है। जो पहले नॉर्मल छोटी मोटी बारिश होती रहती है, जब मानसून आता है तो लगातार कई दिन तक मूसलाधार और काफ़ी अच्छी बारिश होती है जब मानसून आता है। ठीक है, और इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है मानसून को बारिश से जोड़ के देखते हैं कि जब मानसून का नाम लेते हैं तो उन्हें लगता है कि बारिश की ही बात हो रही है, पर आपको मानसून की परिभाषा मैंने बताई है। आगे है, इसे मानसून प्रस्फोट भी कहा जाता है। प्रस्फोट, विस्फोट, ठीक है, मतलब धमाका, एकदम से विस्फोट, ये कुछ ऐसा ही मीनिंग होता है। अब मानसून का फटना, मानसून प्रस्फोट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बहुत दिनों तक लगातार बारिश होते रहना, बहुत दिनों तक बहुत सारी बारिश होते रहना, क्या कहलाता है? मानसून का फटना या मानसून प्रस्फोट। और जून के पहले हफ्ते में, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जून से स्टार्ट हो जाता है मानसून आना, तो जून के पहले हफ्ते में मानसून जो है भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। अब भारतीय प्रायद्वीप कौन सा है? जो नीचे अपना वी आकार का जो भारत पड़ता है, ठीक है, जिसके तीनों तरफ समुद्र है, लेफ्ट में भी, राइट में भी और साउथ में भी। तो ये जो आपका प्रायद्वीपीय भाग है भारत का, इसके दक्षिण छोर से, दक्षिणी किनारे से, ठीक है, साउथ का जो ये किनारा है, यहाँ से जो है मानसून आना स्टार्ट होता है। मानसून कभी भी ऊपर से नहीं आता भारत में। मानसून कहाँ से आता है? नीचे से जो है वो मानसूनी पवनें चलती हैं और दक्षिण साइड से, जो दक्षिणी कोना है भारत का, वहाँ से वो एंटर करती हैं। मैंने आपको बताया था, मैप में भी आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ पर जो है उच्च दाब का क्षेत्र जो होता है वो नीचे का, उसमें जो नमी भरी पवनें होती हैं, गर्मी का जब सीज़न होता है तो भारत के इस मध्य भाग में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। तो मानसूनी पवनें कहाँ चलती हैं? हमेशा आपको याद है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। तो इसी वजह से दक्षिण से जो है मानसून प्रवेश करता है। ठीक है, और ये जो मानसूनी हवाएं आती हैं, इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक है अरब सागर शाखा, अरब सागर आपको पता होना चाहिए, और बंगाल की खाड़ी शाखा। ये लेफ्ट और राइट जो भारत का हिस्सा है, ठीक है, अरब सागर लेफ्ट में और बंगाल की खाड़ी राइट में। तो ये दो भागों में ये हवाएं जाती हैं, जो मानसूनी हवाएं हैं। एक तो है वो अरब सागर की साइड से और दूसरी है वो बंगाल की खाड़ी की साइड से। और अरब सागर शाखा जो है, ठीक है, जो अरब सागर के साइड की ये वाली जो आपकी ये जो एरिया है आपका, यहाँ से जो हवाएं चलती है मानसूनी, वो लगभग 10 दिन बाद, ठीक है, 10 जून के आसपास वो मुंबई पहुंच जाती है। मुंबई कहाँ है आपका? महाराष्ट्र साइड में। तो वो दक्षिण से चलती हैं मानसूनी पवनें और 10 दिन के अंदर लगभग 10 जून के आसपास मुंबई पहुंच जाती है। और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, जो राइट साइड से चलती है पवनें, वो भी तेजी से जो है आगे बढ़ते हुए वो उत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगती है। समझ में आ गया आपको मानसून कैसे आगे बढ़ता है? तो ये आपका फोटो भी है, आप देख सकते हैं यहाँ से कि एक तो अरब सागर वाली शाखा है जो यहाँ से चलती है और लगभग 10 दिन में यहाँ मुंबई तक पहुँच जाती है, और दूसरी है वो बंगाल की खाड़ी शाखा है, ये भी तेजी से चलती हुई जो है आगे तक पहुँच जाती है। अब अगला जो आपका टॉपिक है वो है मानसून का आगमन और वापसी। इसी में अब हमें आगे और पढ़ना है। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि जून के पहले हफ्ते में यह असम पहुंच जाती है। असम की साइड कौन सी वाली हमेशा शाखा जाएगी? जो आपकी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, ठीक है, यहाँ से उठेगी और लगभग असम की साइड तक वो यहाँ से वो जाएगी होती हुई। तो जून के पहले हफ्ते तक असम में पहुंच जाती है और ऊंचे पर्वतों के कारण यह मानसूनी पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं।
अब जब ये पवने मानसूनी जो यहाँ से जब चलती हैं तो आपको पता है यहाँ पर हिमालय पर्वत है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो वो इनको पार नहीं कर पाती। इनसे टकराकर वो जो पवने होती हैं, हवाएं होती हैं मानसूनी, वो मुड़ जाती है पश्चिम भारत की तरफ। ठीक है, पश्चिम की ओर उनकी डायरेक्शन मुड़ जाती है। समझ में आ रहा है आपको? और गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती है पश्चिम में। गंगा का मैदान कौन सा है आपका? उत्तर भारत का जो आपका मैदान है, ये इलाका। ठीक है, गंगा का मैदान, यहाँ पर वो हवाएं आगे नहीं जा पाती, वो टकराकर पश्चिम में कहाँ मुड़ जाती हैं? गंगा के मैदान की तरफ। और उसके बाद मध्य जून तक, लगभग 15 से 20 जून तक, ठीक है, मध्य जून मतलब जून के बीच का, जो महीने का बीच का टाइम होता है, 15 जून से 20 जून तक, ये मध्य जून तक अरब सागर शाखा जो है, अरब सागर वाली शाखा कौन सी है? आपकी लेफ्ट वाली जो हवाएं चलती हैं, ये मध्य जून तक कहाँ पहुंच जाती है? सौराष्ट्र, कच्छ और देश के मध्य भागों में। सौराष्ट्र कहाँ है आपका? ऊपर गुजरात और महाराष्ट्र की साइड में। कच्छ जो है आपका, वो भी गुजरात की साइड में है। और ये जो हवाएं हैं वो धीरे धीरे चलती हुई जब जून के बीच का महीना जो होता है, 15 से 20 जून के बीच में, ये सौराष्ट्र और कच्छ में और मध्य भारत जो है, यहाँ तक ये हवाएं मानसूनी पहुंच जाती हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे है अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा, दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं। अब आपको मैंने बताया है, ये वाली जो हवाएं हैं ये भी टकरा कर यहाँ मुड़ जाती हैं, ये वाली हवाएं हैं ये भी यहाँ मुड़ जाती हैं। तो ये दोनों कहाँ टकराती हैं? आकर उत्तर भारत में, गंगा के मैदान में। ठीक है, और दिल्ली में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम हफ्ते में होती है। जब दिल्ली में मानसून की बारिश होती है, जो रेनी सीजन हमारा होता है, ठीक है, आपको पता होगा दिल्ली में जब बारिश होती है वो लगभग जून के आखिरी हफ्ते में होती है। और वो बारिश के लिए जिम्मेदार कौन होता है? बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है, जो हवाएं मानसूनी बंगाल की खाड़ी की तरफ से चलती हैं, वही मुड़कर जो है वो दिल्ली में बारिश करवाने के लिए उत्तरदायी होती हैं। और जुलाई के प्रथम हफ्ते में, जब जुलाई स्टार्ट होता है महीना, उसके पहले महीने तक मानसून जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश तक, पंजाब तक, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान तक पहुंच जाता है। ठीक है, जब जुलाई का पहला हफ्ता आता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, लगभग आपका ये जो ऊपर का एरिया है, यहाँ तक वो मानसून पहुंच जाता है। आगे जो है मध्य जुलाई तक। अब जुलाई के बीच का जो महीना है, 15 से लेकर 20 जुलाई तक के बीच का जो टाइम है, मध्य जुलाई तक मानसून जो है वो हिमाचल प्रदेश एवं देश के अन्य हिस्सों तक पहुंच जाता है। ये मानसून आपने देखा दक्षिण से स्टार्ट हुआ और अब धीरे धीरे वो जो है हिमाचल प्रदेश तक पहुंच गया। और मानसून की वापसी जो है वो देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में शुरू हो जाती है। ठीक है, जो मानसून की वापसी, अब भाई अगर बात की जाए, ये मानसून आ तो जाता है पर अब ये वापस कब जाता है हमारे भारत देश से? तो ये जो है मानसून की वापसी देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों से, जो उत्तर पश्चिम तक लास्ट में ये पहुंचता है, हिमाचल और ये यहाँ तक और जो भी है उत्तर पश्चिम तक, उसके बाद ये मानसून वापस कब से आना शुरू होता है? सितंबर से। सितंबर का महीना आता है और ये मानसून जो है वापस लौटने लगता है। और मध्य अक्टूबर तक, मतलब अक्टूबर के बीच में, 15 से 20 अक्टूबर के बीच में मानसून जो है वो प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह से पीछे हट जाता है। जो हमारा प्रायद्वीप है, इसका जो ऊपर का भाग है, यहाँ से मानसून बिल्कुल चला जाता है। और दिसंबर के शुरू में, जब दिसंबर की स्टार्टिंग होती है, तो मानसून जो है बिल्कुल पूरी तरीके से चला जाता है। समझ में आ गया होगा आपको मानसून कैसे आता है, कैसे उसकी वापसी होती है। आगे अब हम बात करेंगे ऋतुओं की। ऋतु क्या होता है? सीजन। जैसे शीत ऋतु सर्दी का सीजन, ग्रीष्म ऋतु गर्मी का सीजन, वर्षा ऋतु रेनी सीजन, और मानसून की वापसी जो मैंने आपको दिसंबर तक का लास्ट बताया था, अक्टूबर दिसंबर, और ये जो जब लौटने लगता है धीरे धीरे। इन सब की विशेषताएं मैं आपको आज यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हर सीजन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पहली ऋतु जो है वो है शीत ऋतु, जो आपका सर्दी का टाइम होता है। ठीक है, शीत ऋतु। ये क्या होता है? सर्दी का टाइम कब से होता है? मध्य नवंबर के बीच से, लगभग 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच से ये सर्दियां जो हैं स्टार्ट होती हैं और फरवरी तक रहती हैं। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं, आप सबको पता है। उत्तर भारत का जो इलाका है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आपका दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के कुछ इलाके जो पंजाब से सटे हुए हैं, वो इलाके, और ये जो है उत्तर भारत का हमारा जो पूरा भाग है, दिसंबर से जनवरी के बीच सबसे ठंडा महीना होता है हमारा ये। और दक्षिण में औसत तापमान
24 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जो दक्षिण भारत है वहाँ एवरेज टेम्परेचर, जो एवरेज का मतलब है लगभग जो डेली जो एक टेम्परेचर होता है तापमान, वो कितना रहता है 24 डिग्री सेल्सियस तक। और जबकि उत्तर भारत में 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान रहता है। ठीक है, तो उत्तर भारत में तापमान कम है और ठंडी जो है उत्तर भारत में ज़्यादा होती है। और इस ऋतु में मतलब इस सीज़न में जो सर्दी का है, देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। शुष्क मतलब सूखा मौसम। आपको पता होगा बहुत सर्दी में बहुत सूखापन होता है, हमारी स्किन भी ड्राई हो जाती है, हमारे लिप्स भी ड्राई हो जाते हैं और बहुत शुष्क मौसम होता है। आसमान साफ़ होता है, आपको पता है सर्दियों में आसमान साफ़ होता है, कोई बारिश वगैरह होती नहीं। और तापमान और आर्द्रता कम होती है। तापमान कम होता है, टेम्परेचर कम होगा तभी जो है सर्दी बढ़ती है। आर्द्रता मतलब जो ह्यूमिडिटी होती है आपकी, ठीक है, आर्द्रता जो है वो कम होती है। पानी की जो बूंदें होती हैं हवा में वो बहुत कम होती हैं। शीतकाल में वर्षा भी बहुत कम होती है। जो सर्दियों का जो ये टाइम होता है बारिश बहुत कम होती है, कभी कभी सिर्फ बारिश हो जाती है। लेकिन जब वो बारिश कभी कभी होती है तो वो बारिश रबी की फसल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आपको पता है रबी की फसल होती है हमारी, ठीक है, और खरीफ, रबी, जायद, ये 3 प्रकार में इसको बांटा जाता है फसलों को। तो जो रबी की फसल होती है इसके लिए ये बारिश जो सर्दियों में होती है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। आगे प्रायद्वीपीय भाग में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। प्रायद्वीपीय भाग कौन सा है मैं आपको बार बार बताता हूँ। जो हमारा नीचे से तिकोना भारत है, ठीक है, मध्य प्रदेश, और ये नीचे जो ये दक्कन का पठार, कर्नाटक, केरल, और ठीक है ये जो आपका ये भाग है, यहाँ पर सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ती कभी भी। यहाँ पर सर्दी का इफेक्ट नहीं पड़ता जितना इफेक्ट उत्तर भारत में पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आसपास समुद्री पवनें चलती रहती हैं, इसलिए जो समुद्री पवनें चलती रहती हैं और शीत ऋतु में यहाँ पर ज़्यादा तापमान कम नहीं हो पाता, वो पवनें हमेशा यहाँ पर चलती रहती हैं। आगे आपने देखा होगा कुछ ऐसा मौसम होता है सर्दियों में, कोहरा भी आ जाता है, और ये शीत ऋतु की विशेषताएं मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ अभी भी। अब आगे जो नेक्स्ट सीज़न है वो है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु गर्मियों का सीज़न। तो मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। मार्च से स्टार्ट होकर लगभग मई तक गर्मियों का सीज़न रहता है भारत में। और मार्च में जो है दक्कन के पठार का उच्च तापमान, जो दक्कन का हमारा पठार है, जो प्रायद्वीपीय भाग है हमारा, जो दक्कन के पठार का तापमान हाईएस्ट कितना जाता है 38 डिग्री सेल्सियस तक। आशा करता हूँ आपको तापमान के बारे में तो नॉलेज होगी कि 38 डिग्री 45 डिग्री काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है। और अप्रैल में जो है ये मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर जो तापमान होता है लगभग 42 डिग्री तक टच करता है। तो आप देख सकते हैं कितनी गर्मी होती है। और मई के अंदर जो है देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान, जो उत्तर पश्चिम देश के भाग हैं, राजस्थान, ठीक है, और ये गुजरात जो ये इलाके हैं, इनका जो तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक, इतनी ज़्यादा गर्मी पहुंच जाती है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत है, मैं आपको बता दूं, जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, ना वहाँ ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी, क्योंकि वहाँ समतापी तापमान रहता है, क्योंकि दोनों तरफ से समुद्र होते हैं और वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होने पाती है ना ज़्यादा सर्दी। आगे है देश के उत्तरी भाग में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। ये मैंने आपको बार बार अच्छे से समझाया है। जब तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, तो वायु दाब जो है वहाँ पर कम होता है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। और आगे है लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। आपने सुना होगा गर्मियों में जो लू चलती हैं, जो धूल भरी गर्म हवाएं होती हैं, शुष्क हवाएं, सूखी हवाएं होती हैं, ये जो लू होती है दिन के समय में चलती हैं, भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं, ठीक है। ये लू जो है ये हवाएं चलती हैं गर्म, और दिन के समय ज़्यादा चलती हैं, और कभी कभी ये हवाएं शाम तक भी चलती रहती हैं। लू के बारे में आप सबको पता होगा। और ग्रीष्म ऋतु में कुछ इस तरीके से आसमान नीला रहता है और धूप जो है वो रहती है तेज। आगे ग्रीष्म ऋतु के अंदर गर्मियों में ही ये जो लू है इसका सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। लू लग जाती है तो बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए इसको घातक कहा गया है। उत्तर भारत में मई के महीने में धूल भरी आंधी आती है, ठीक है। उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया का जो इलाका है, मई के महीने में धूल भरी आंधियाँ आती हैं, और ये आंधियाँ आराम भी पहुंचाती हैं। हवा होती है तेज़, और इनके कारण जो है तापमान में थोड़ी कमी आती है, थोड़ी गर्मी कम होती है। जब ये आंधी आती हैं तो थोड़ा राहत, जो थोड़ी सी जो रिलीफ है वो मिलती है। और इस मौसम में तीव्र हवाओं के साथ कभी कभी गरज वाली मूसलाधार बारिश भी हो जाती है। जब ये तेज़ हवाएं आंधियाँ चल रही होती हैं, कभी कभी गर्मी के सीज़न में भी बारिश कभी कभार हो जाती है।
और ग्रीष्म ऋतु के अंत में, ये जो गर्मियों का सीजन होता है इसके एंड में, कर्नाटक और केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। मानसून आने से पहले की जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? कर्नाटक और केरल में। और इसके कारण आम जो होते हैं वहाँ पर वो जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इस बारिश को आम्र वर्षा कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है आम्र वर्षा के बारे में। आपको याद होना चाहिए कि मानसूनी वर्षा होने से पहले जो बारिश वहाँ पर होती है कर्नाटक केरल में, जिसके कारण वहाँ के आम जल्दी पक जाते हैं, वो बारिश क्या कहलाती है? आम्र वर्षा। आगे है वर्षा ऋतु। हमने सर्दियों का सीजन पढ़ लिया, गर्मियों का सीजन पढ़ लिया, अब है हमारा रेनी सीजन जो वर्षा ऋतु होती है। ये जून के प्रारंभ में उत्तरी भारत में, क्या है, जून के शुरुआत में, ठीक है, उत्तरी भारत में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। आपको पता है उत्तर भारत में जो है निम्न दाब बनता है, गर्मी होती है, और इसके कारण क्या होता है, यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। जो दक्षिणी गोलार्ध की जो हमारे पवनें होती हैं, जो पूरे साल लगभग चलती रहती हैं, वो पवनें जब उनको निम्न वायुदाब का क्षेत्र दिखता है उत्तर भारत में, तो वो पवनें उस डायरेक्शन में चलती रहती हैं, आकर्षित होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, और ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये समुद्र से हवाएं चलती हैं, इनके अंदर इसलिए हवाओं के अंदर नमी होती है, पानी की बूंदें होती हैं, और ये पवनें बहुत तेज गति से चलती हैं, ठीक है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। आपको बता दूं, जो रेनी सीजन में ज़्यादातर, जो सबसे ज़्यादा जो इलाका है भारत का, जो बारिश जिसको मिलती है, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उत्तर पूर्वी भाग है। असम साइड हो गया, मेघालय हो गया, बहुत बारिश वहाँ पर होती है अगर पूरे इंडिया में कंपेयर किया जाए। और खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित मानसिन राम में विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो वो जगह है मासिन राम, भारत का मासिन राम, ठीक है। और राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। आपको पता है बारिश जो है भारत में एक जैसी नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा होती है, कहीं बिल्कुल कम होती है, तो कहीं बिल्कुल भी नहीं होती। और मानसून से जुड़ी एक और परिघटना है जिसे मानसून का विराम कहा जाता है। एक तो है कि बारिश होती रहती है, वो मानसून का विस्फोट कहलाता है, मैंने आपको बताया था, लगातार मानसून का फटना। एक होता है मानसून का विराम। इसमें क्या होता है, बारिश होते होते एकदम से रुक जाती है और बहुत दिनों तक ये जो है बारिश एकदम से रुक जाती है, वर्षा रहित अंतराल आता है, एक ऐसा समय आता है, टाइम आता है जिसमें बारिश नहीं होती। तो ये जो टाइम होता है क्या कहलाता है? मानसून विराम, मानसून का विराम। और बारिश के सीजन में कुछ इस तरीके से जो है बाहर का जो एक जो मतलब मौसम होता है वो देखने को मिलता है। आगे है वर्षा ऋतु में ही हम आगे पढ़ेंगे, जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में अच्छी वर्षा होती है। जब ये मानसून की जो हवाएं हैं धीरे धीरे मैदान के ऊपर जाने लगती है, इनका गर्त जब मैदान के ऊपर जाता है तब वो जो मैदानी इलाके हैं वहाँ अच्छी बारिश होती है, क्योंकि मानसूनी हवाएं जो है वो उसके ऊपर पहुँच जाती है मैदानी इलाकों के ऊपर। तब ये अक्ष जब धीरे धीरे हिमालय के ऊपर चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। जब ये हवाएं मानसूनी धीरे धीरे होती होती हिमालय की तरफ चली जाती हैं ऊपर, तो जो उत्तरी भारत का जो फिर इलाका होता है वो क्या हो जाता है, मैदानी इलाका सूखा हो जाता है, क्योंकि वो बारिश तो ऊपर चली जाती है जो हिमालय की साइड में। तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश होती है। जहाँ पर जो हिमालय की नदियाँ होती हैं और उसकी जो पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भारी जो है बारिश होती है। वहाँ पर विभिन्न कारणों से क्या है, ये गर्त जो है वो उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसकते रहते हैं। ये हवाएं कभी उत्तर में कभी दक्षिण में, इनके जो गर्त होते हैं वो खिसकते रहते हैं, आपको याद रखना है। और इस भारी वर्षा के कारण ये जो बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है मानसून में कभी कभार, इसके कारण मैदानों में बाढ़ भी आ जाती है, विनाशकारी बाढ़, बहुत ज़्यादा तबाही मचा देने वाली जो बाढ़ होती है वो आती है। जान माल की हानि होती है, बहुत लोग मारे जाते हैं, बहुत नुकसान होता है पैसों का। और मानसून का आगमन और वापसी अव्यवस्थित होता है, कुछ पता नहीं है, कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है। एक अंदाज़ा बस लगाया जाता है कि इतने टाइम तक आता है, पर वो कभी कभार एक्यूरेट नहीं जाता। कभी वो पहले आ जाता है मानसून, कभी बाद में। इसका सीधा असर किस पे पड़ता है? किसानों पे। उनकी फसल जो होती है मानसून पर आश्रित होती है, बारिश पर निर्भर होती है ज़्यादातर किसानों की फसल जो होती है, तो वो कृषि से जुड़े जो कार्य होते हैं उनको बाधित करता है। कभी कभी अगर टाइम पे आ जाए तो अच्छी बात है, अगर लेट हो जाता है मानसून या ज़्यादा जल्दी आ जाता है तो इसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। अब लास्ट सीजन जो होता है मानसून की वापसी, हमने सर्दियों का सीजन पढ़ लिया, गर्मियाँ पढ़ ली, मानसून का सीजन पढ़ लिया, अब है मानसून की वापसी। ये मानसून जब वापस जाता है तो क्या क्या होता है?
तो अक्टूबर और नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त जो है निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे वह उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। अक्टूबर नवंबर के दौरान क्या होता है, दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति होती है, जिसके कारण क्या होता है, मानसून का ये जो गर्त होता है ये कहाँ होता है, धीरे धीरे उच्च वायु दाब का क्षेत्र वहां पर ऊपर बना देता है ये, जहां पर उत्तरी भारत का मैदान होता है। और अक्टूबर के प्रारंभ में मानसूनी पवनें उत्तर के मैदान से पीछे हट जाती हैं। जब अक्टूबर शुरू होता है तो ये मानसूनी पवनें धीरे धीरे ऊपर से हटकर और दक्षिण की तरफ चलने लगती हैं। ठीक है। और अक्टूबर और नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में बदलने का काल होता है। ये अक्टूबर से नवंबर का ही महीना होता है जो गर्मी बारिश का मौसम चेंज होकर किस में बदल जाता है, शीत ऋतु में। सर्दियों का जो टाइम आता है वो अक्टूबर नवंबर से आना स्टार्ट हो जाता है। मॉनसून की वापसी होने से आसमान साफ हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जब मानसून की वापसी होगी तो बादल हटेंगे और बादल हटेंगे तो आसमान साफ हो जाएगा और दिन का तापमान बढ़ने लगता है, रातें ठंडी होने लगती हैं और सुहावनी रातें, बहुत आनंददायक रातें होने लगती हैं। अक्टूबर के उत्तरार्ध में, जब अक्टूबर के एंड में लगभग उत्तरी भारत में तापमान जो है वो तेजी से फिर गिरने लगता है। अक्टूबर जब खत्म होने वाला होता है तो टेम्परेचर कम होने लगता है, मींस सर्दी धीरे धीरे बढ़ने लगती है जब अक्टूबर खत्म होता है। और नवंबर के शुरुआत में, प्रारंभ में, नवंबर के शुरुआत में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। जो आपका नवंबर जब शुरू होता है तो उत्तर पश्चिम में जो निम्न दाब जो होता है, जो बनता है गर्मियों के कारण, वो खिसक के कहाँ चला जाता है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, राइट साइड में। और यह चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर से उत्पन्न होते हैं। अब ये चक्रवात जो होते हैं, ठीक है, तूफान जैसे चक्रवात जो होते हैं, ये क्या होता है, अरब सागर, अभी आपको मैं मैप में भी दिखाऊंगा। आपको पता है निम्न दाब तो चला गया बंगाल की खाड़ी में, राइट साइड में, अरब सागर जो है लेफ्ट साइड में। ये चक्रवात जो है हमेशा हवाएं कहाँ चलेंगी, निम्न दाब की तरफ। तो ये हवाएं जब चलती हैं तो अपने साथ भारी जो है बारिश करवाती हुई जाती हैं, विनाश, धूल, आंधी, बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है। और जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं, ये तीन नदियां जहाँ डेल्टा बनाती है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के घर होते हैं, मकान होते हैं, अक्सर ये जो है ये तूफान चक्रवात वहीं से चलते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान पहुँचाते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ ये जाते हैं। अब मैं आपको एक बारी दिखाता हूँ ये कैसे दिखते हैं। कुछ देखने में, अगर ऊपर सैटेलाइट व्यू है ये, और ऐसे दिखते हैं जब ये तूफान और ये जो मतलब चक्रवात जब उठने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ नज़र आते हैं। अब मैं आपको मैप के जरिए बता देता हूँ कैसे ये उठते हैं और कैसे ये नुकसान पहुँचाते हैं। मैंने आपको ये बताया कि निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र उत्तर भारत का होता है वो धीरे धीरे कहाँ खिसक जाता है, बंगाल की खाड़ी की तरफ, और यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो हवाएं कहाँ चलती हैं, हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड में जो हमारा अरब सागर है, ये हवाएं जो होती हैं ये चक्रवात में बदल के और ये कहाँ चलते हैं, अरब जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ। और ये कृष्णा नदी और जो मैंने आपको बताया था गोदावरी वगैरह का जो एरिया होता है, यहाँ से ये चक्रवात होते हुए बहुत ज़्यादा बारिश करवाते हुए, आंधी लाते हुए ये जाते हैं बंगाल की खाड़ी में और बहुत नुकसान होता है इनसे, बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको मैप में अच्छे से समझाया है मैंने कैसे ये जो चक्रवात चलते हैं, और निम्न दाब और उच्च वायु दाब वाली बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप ये समझ सकते हैं कि ये हवाएं, ये चक्रवात और ये हमेशा क्यों इस तरफ ये जा रहे हैं। ठीक है, आपको अगर समझ में आया होगा वो बात। तो आगे है वर्षा का वितरण। जो बारिश है हमारे देश में हर जगह एक जैसी नहीं होती, मैं आपको बार बार बताता हूँ। जैसे हमारे देश में एक समान बारिश नहीं होती। पश्चिमी तट के भागों और उत्तर पूर्वी भारत में जो है लगभग 400 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। एक साल में लगभग 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, जो हमारा पश्चिमी तट है और उत्तर पूर्वी भारत के राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान और गुजरात, हरियाणा और पंजाब, यहाँ पर इतनी बारिश नहीं हो पाती। यहाँ पर 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, मतलब बहुत कम बारिश होती है। तो कहीं तो आप देख रहे हैं 400 सेंटीमीटर है। अगर आपको हिसाब नहीं समझ में आता ये नापने वाला, कम से कम आप डिफरेंस तो देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत में 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, जबकि यहाँ पर राजस्थान में 60 सेंटीमीटर भी नहीं होती। तो इतना तो आपको अंतर दिख रहा होगा कि जो बारिश है वो बहुत कम होती है। तो हमारे देश में एक समान बारिश नहीं होती। और जम्मू कश्मीर के लेह जगह है, लेह लद्दाख, वहाँ भी बारिश बहुत कम होती है। और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो होते हैं बहुत सारे, वहाँ तो बाढ़ आ जाती है, और जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है वहाँ सूखा पड़ जाता है। तो ये दर्शाता है कि भारत में एक समान बारिश नहीं होती। ये आपके सामने मैप है,
अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा भारत में किस इलाके में ज़्यादा बारिश होती है, किस में कम होती है, किस में मॉडरेट होती है, मीडियम होती है। नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है उत्तर पूर्वी, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एमएम में यहाँ पर माप दिया हुआ है, 2500 एमएम तक लगभग बारिश होती है। ईस्टर्न कोस्ट जो हमारा पूर्वी तट है, यहाँ भी बहुत बारिश होती है। और ये जो दक्षिण का इलाका है, यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती, लोअर रेनफॉल होती है। वेस्टर्न घाट्स जो हमारे पश्चिमी घाट हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। राजस्थान में बहुत कम होती है, ठीक है, और यहाँ पर मीडियम होती है। समझ में आ गया? ये मैप आप अगर आप समझ जाएंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि पूरे भारत में एक जैसी बारिश नहीं होती। अगला टॉपिक है मानसून एकता का परिचायक। जो मानसून है वो कैसे एकता का परिचय देता है भारत के लिए। तो भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून एकता का परिचायक है, क्योंकि पवन की दिशा में ऋतुओं के साथ परिवर्तन, ये मानसून की परिभाषा है कि पवन की दिशा में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होना, उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करता है। ये मानसून जो है इसके कारण एक जो ऋतु चक्र हमारा बनता है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ये इसी के कारण बन पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। एक लय प्रदान करता है ये। और भारत में जीव, वनस्पति, पेड़ पौधे और कृषि के जो चक्र होते हैं, रवि, खरीफ, जायद जो फसलें होती हैं, आपने सुना होगा ये, और मानव जीवन, त्यौहार, बहुत सारे त्यौहार होते हैं जो हम वर्षा के जो इस सीज़न में हम अपने मनाते हैं, ये सब चीज़ें जो है मानसून के चारों ओर घूमती हैं, जो मैंने आपको बताया है। तो मानसून काफ़ी ज़रूरी है भारत के लिए, और भारत के लोग मानसून का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। कहते हैं सावन का सीज़न आएगा, बहुत ज़्यादा मतलब बारिश होगी, इंजॉय करेंगे। तो भारत के लोग जो है इंतज़ार करते हैं इस मानसून के सीज़न का। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान करती हैं, इसी के कारण बारिश होती है, पानी मिलता है हमें, जिससे कृषि में फ़ायदा होता है। और नदी घाटियाँ भी इस जल का संवहन करती हैं, और इस जल को जो मिलता है उन्हें, उसको बहाकर आगे ले जाती हैं नदियाँ। तो यहाँ पर हमारा पार्ट सेकंड समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।